हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी 2022 के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं इसमें टाइम नहीं देती हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करके तब आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको टाइम देती हूँ तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुझे इसमें रुकने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं आंसर तुरंत ना बताऊँ, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, तो आप वीडियो को रोक करके और तब आंसर करें। तो यही बेनिफिट होता है इस रिकॉर्डेड क्लास का। तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें आपको लिस्ट दी हुई है। एक तरफ जो लिस्ट है यहाँ पर सूची एक्स दी हुई है और दूसरी तरफ दी हुई है वाई लिस्ट। तो यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये किस चीज़ के नाम हैं, किनको ये कहा गया है। एक नाम दे देते ना हम किसी, जैसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, तो उस तरह से ये नाम दिया हुआ है रेड कलर में। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन 1। तो यहाँ पर अगर हम मिलाते हैं तो ए को हम दूसरे से मिलाएंगे। गण जो होते हैं वो होते हैं बहु सदस्यों वाला दल, यानी कि जिसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं गण। ये आपने सुना होगा हिस्ट्री में। इसके अलावा संघ किसको कहते हैं? बी को हम मिला देंगे पहले से। संघ होता है संगठन या फिर संघ, संघ ही नाम दिया है तो ये तो इजीली मैच हो जाएगा। और क्योंकि देखो यहाँ पर संघ इन्होंने लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखें तो ये इसका जो मीनिंग है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में मतलब दोनों का संघ ही निकल के आ रहा है। सी को मिलाएंगे हम फोर्थ से। श्रेणी जो होते हैं वो होते हैं व्यापारियों का संघ। मर्चेंट जो होते हैं व्यापार करने वाले, उनका जो है एक ग्रुप होता है, उसको कहा जाता है क्या? श्रेणी। ग्राम भोजक किसको कहते हैं? ग्राम मुखिया को। गांव का जो प्रधान होता है, हेड जो होता है, उसको कहते हैं क्या? ग्राम भोजक। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहरों पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। आप विद्यार्थियों से इसके बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी कुछ आपको मिल जाते हैं कंटेंट वाले पार्ट में, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर से लिए जाते हैं। चैप्टर से थोड़ा सा आपकी जो स्किल्स हैं उसको टेस्ट किया जाता है कि कितनी आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, किस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी। अब देखो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री में क्लास 6 का, तो उसमें कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ की बात हुई है, यानी कि जो सबसे पहले जो शहरों के बसने की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी? तो वो जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंडस वैली से। जो सिंधु नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से ये शहरों के बसने की शुरुआत हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप भी मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं तो हिस्ट्री में और एफर्ट्स बहुत लगते हैं, तो इसलिए मैंने वो क्लासेस बंद कर दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अब कुछ लोगों कहने से क्या है कि ज़्यादा अगर देखते हैं तो मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो फिर उस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं है। जब ज़्यादा लोग बेनिफिट लें तब उस चीज़ का फ़ायदा है। तो वहाँ पर आप चैप्टर 1 में देखेंगे तो वहाँ पर उपमहाद्वीप मैंने बताया था कि जो भारत है, आज जो भारत देखते हैं, भारत का जो मैप आप देखते हैं वो भारत का मैप अब तो बॉर्डर बन गया है, इसलिए पूरा भारत अब आपको क्लियर दिखता है। लेकिन पहले जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या फिर नीचे की तरफ आप ले लो श्रीलंका, या फिर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं साइड में म्यांमार वगैरह, ये सभी क्या है? पूरे उपमहाद्वीप का हिस्सा थे। भारतीय उपमहाद्वीप इसको कहा जाता था। तो उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो शहर बसने शुरू हुए थे, जब शुरुआत में मानव ने जब बसाव शुरू किया था, तो सबसे पहले शहर सिंधु घाटी में बसने शुरू हुए थे। तो जब आप इस टॉपिक पर पढ़ाएंगे तो आप किसके बारे में पता करने के लिए कहेंगे? सिंधु घाटी के बारे में। जब सिंधु घाटी के बारे में पता करेंगे बच्चे तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में कि जो सबसे पहले शहर बने थे वो यहाँ पर ही विकसित हुए थे, बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
शासक ने अपने सैनिकों को सोने और चांदी की नहीं बल्कि सस्ती धातु से बनी टोकन कह सकते हैं इसको, या फिर सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं, इससे भुगतान किया। इस सस्ती मुद्रा का इस्तेमाल लोगों ने कर चुकाने में किया और यह नीति विफल रही। तो ये कौन सा शासक रहा है? इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सी नीतियां रही हैं। इसने वैसे तो भले के लिए ही शुरुआत करी थी कई सारी नीतियों की, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पॉलिसीज़ थी इसकी वो फेल ही रही, क्योंकि इसने दूर तक का नहीं सोचा। वो कहते हैं ना किसी किसी की दूर, कोई दूरदर्शी होता है, दूर तक की सोच करके करता है, लेकिन इसने वैसे तो अच्छे के लिए की जो भी पॉलिसी स्टार्ट की, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसीज़ फेल रही। उसमें से एक पॉलिसी है ये वाली भी, जो टोकन करेंसी इसने स्टार्ट की। अब देखो ये सोल्जर्स को पे करता था टोकन करेंसी से, यानी कि आज की अगर हम बात लें तो आज का जो करेंसी है वो क्या है? नोट है, जिसके थ्रू क्या होता है? पेमेंट होता है। अब मान लो उसका कोई डुप्लीकेट बना करके गवर्नमेंट वो सैलरीज देना शुरू कर दे एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? अब उनको वो करेंसी मिलेगी तो एम्प्लॉयज़ भी टैक्स जो भरेंगे वो उसी से भरेंगे। वो सोने चांदी का थोड़ी ना देंगे, जो उनकी करेंसी होगी सोने चांदी वाली करेंसी को थोड़ी ना टैक्स देंगे। वैसे ही इन लोगों ने किया कि सोने चांदी की करेंसी से नहीं बल्कि जो उन्हें पेमेंट के रूप में मिलता था उसी से उन्होंने टैक्स देना शुरू करा। अब देखो टैक्स मिलेगा तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। अब जिस तरह से तुम पेमेंट कर रहे हो वैसे ही तुम्हें भी तो टैक्स मिलेगा ना। तो इसी वजह से ये जो पॉलिसी थी वो फेल रही। तो ऐसे ही कई सारी इसकी पॉलिसीज़ थी जो कि चली नहीं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा इसका। इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसने कौन कौन सी पॉलिसीज़ स्टार्ट करी थी, तो उनके थ्रू आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारक और किले हमें समझने में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्या समझने में हमें स्मारक और किले सहायता प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी एंड डी। एक तो ये बताते हैं हमें कि लोगों की सराहना पाने के साधन के रूप में भवन निर्माण का क्या महत्व है। यानी कि पुराने टाइम में लोग ज़्यादातर जो भवन निर्माण करवाते थे, कंस्ट्रक्शन जो करवाते थे, वो एप्रिशिएशन के लिए करवाते थे। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देख लो, जो सोशल मीडिया है उस पर लोग क्यों काम करते हैं? एप्रिशिएशन के लिए। हर कोई चाहता है वो एप्रिशिएट किया जाए उसके काम के लिए, तो ज़्यादातर लोग उसी के लिए काम करते हैं। वैसे ही पहले भी लोग करते थे जो कंस्ट्रक्शन करवाते थे, कि वो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाते थे भवनों का कि भाई कोई बाद में कहे या फिर उनके सामने कहे कि आपने क्या चीज़ बनाई है। जैसे कि आप देखो लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, इस तरह की चीज़ें जो ये बनी है आज भी लोग उनको याद करते हैं और देखने भी आते हैं लोग, उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, बनवाने वाले की तारीफ़ करते हैं। तो ये जो था एक तरह से सराहना पाने का साधन होता था पहले। दूसरा क्या है इसमें, उस दौर के लोगों के पास तकनीकी और परिष्कृत कौशल को समझने में ये हमारी सहायता करता है। आज भी अगर हम देखें जो टेक्नोलॉजी आज है, आज तो टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर चुकी है, जिसके थ्रू हम कोई भी बिल्डिंग जो है बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम में, पुराने टाइम की बात करें तो उसमें ऐसी कोई जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने किस तरह से उनका निर्माण करवाया, किस तरह से उसमें आप देखेंगे ताजमहल की आप कलाकारी को देखें, लाल किले कलाकारी को देखें आप तो हैरान रह जाएंगे। या फिर मंदिरों को देखें आप, साउथ में कितने एक से बढ़कर एक मंदिर बने हुए हैं, उनको अगर आप देखें तो वो हमें क्या बताते हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स हैं कितनी उनकी डेवलप थी, ये उसके बारे में हमें समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सेना को मुख्य आधार किसान पशुपालकों के समूहों द्वारा प्रदान किया गया था, जिन्हें कहा जाता है। तो मतलब बेसिकली हमें बताना बैकबोन कौन है मराठा आर्मी की। वैसे तो हम कहते हैं किसान और पशुपालक हैं, लेकिन इनका एक ग्रुप होता था, मतलब इनका जो पूरा ग्रुप होता था उसको कुछ एक नाम दिया जाता था, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुनबी इसको कहा जाता था, जो किसान और पशुपालकों का जो ग्रुप होता था। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था मराठा आर्मी में, इसी वजह से क्या है इनको बैकबोन कहा जाता है मराठा आर्मी की। तो इनको एक नाम क्या दिया, कुनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपंथियों और सूफियों के बीच क्या समानताएं थी, यानी कि कॉमन चीज़ें क्या थी दोनों में, जो दोनों लोग ही करते थे। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी। सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप जानते होंगे जो हम करते हैं ना, अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति, वो क्या है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। सांस के थ्रू जो एक्सरसाइज हम करते हैं
बहुत ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और तो ये दोनों ही लोग करते थे, नाथपंथी भी करते थे और सूफी भी। संसार का त्याग दोनों ने ही किया था, तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान मध्य भारत में आदिवासियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। औपनिवेशिक काल बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, कॉलोनियल पीरियड क्या है या फिर रूल क्या है। जब ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पर शासन था, उसी पूरे टाइम पीरियड को कहा जाता है औपनिवेशिक शासन। तो उस टाइम पर आदिवासियों की जो कंडीशन है वो कुछ खास ठीक नहीं थी, तो उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको सही पहचानना है। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल ABC आर ट्रू। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि उनकी आजीविका खतरे में थी, ये बात बिल्कुल सही है। आजीविका क्या थी उनकी? वन या फिर जंगल थे, जंगलों से ही जड़ी बूटी इकट्ठा करते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जंगलों से, तो वो उनकी आजीविका का जरिया थी, उनके लाइवलीहुड का वो साधन थे। तो वो खतरे में थी उनके, क्योंकि उन्होंने नए रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए थे अंग्रेजों ने आदिवासियों पर। दूसरा है, बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों और साहूकारों से मुक्त करना चाहता था। अब देखो, क्योंकि उन पर बहुत सारे नियम कानून लागू किए गए थे जिससे उनके अधिकार खतरे में आ गए थे, तो बिरसा जो थे इनके नेता थे, मुख्य नेता आदिवासियों के। तो इन्होंने बहुत से आंदोलन किए जिनकी वजह से ये मतलब जो ये अंग्रेज हैं या फिर जो जमींदार थे, उनके साहूकार थे, उससे वो मुक्त कराना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने आंदोलन वगैरह भी किए। तीसरा है कि उन्होंने अपने संघर्ष के लिए, यानी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे, ये बात बिल्कुल सही है। अब क्योंकि उन्हें बचाव करना था, जब किसी इंसान को बचाव अपना करना होता है तो उसको खुद से ही उसका क्या करना होता है, तरीके उसके ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सी ही सही हो जाए, ABC तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जातिगत पूर्वाग्रहों के खिलाफ निम्नलिखित आंदोलन शुरू किया। इन 1927 डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टार्टेड द फॉलोइंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट प्रिजुडिसेस। तो यहाँ पर प्रिजुडिसेस के बारे में हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो पहला या दूसरा चैप्टर में आपको मिल जाएगा क्लास 6 की पॉलिटी में, उसको आप अच्छे से पढ़ ले तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन है 4, मंदिर प्रवेश। मंदिर प्रवेश से रिलेटेड मूवमेंट क्या था? देखो, जो दलित जाति के लोग थे उनको अनटचेबल माना जाता था, जिसके चलते उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता था, इसी वजह से। तो मंदिर में प्रवेश के लिए BR अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि जाति से रिलेटेड था, तो इसीलिए ये जातिगत पूर्वाग्रहों के खिलाफ ये आंदोलन माना जाता है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रही हूँ, अगर आपको पॉलिटी के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने अपनी क्लासेस कराई हुई हैं, वहाँ से आपकी मर्जी हो तो आप पढ़ें, या तो फिर आप NCERT की बुक से पढ़ें, लेकिन मैंने आपको पॉलिटी के सभी चैप्टर्स कराए हुए हैं। आप मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाएँ, और मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो अगर आप उनको ध्यान से देख लेंगे तो पॉलिटी का तो एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। पॉलिटी ही सिर्फ मैंने कंप्लीट कराई हुई है, बाकी ज्योग्राफी के भी मैंने कुछ चैप्टर्स कराए हुए हैं और हिस्ट्री के भी कराए हुए हैं। हिस्ट्री के 2 ही चैप्टर कराए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड मिला नहीं था, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। तो आप चाहें तो मुझसे कह सकते हैं, मैं फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ हिस्ट्री को भी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? मतलब ऐसा कोई समाज था जिसके विचारों से प्रेरित था, मतलब उसी को उसने लगभग फॉलो किया, ये हम कह सकते हैं, इंस्पायर ये हुआ उससे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है, इसके विचारों से ये वेद समाज इंस्पायर था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1864 में मद्रास यानी चेन्नई में ये स्थापित किया गया था, और वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसने जाति भेद को खत्म करने, यानी कि ये भी पूछा जाता है किस लिए ये लागू हुआ, किस लिए समाज स्थापित हुआ, तो जाति भेद को खत्म करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह को करवाने के लिए, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम इसने किया। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे, वो कहते थे एक ही ईश्वर है, ईश्वर जो है एक ही है। और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और कर्मकांडों की निंदा की, क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं जो किसी भी धर्म से जुड़े होते हैं। तो हिंदू धर्म में जो थे उस वक्त, उन्होंने उस अंधविश्वासों की और कर्मकांडों की निंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के कौन से समाज सुधारक अपने संगठनों से सही सुमेलित हैं? यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाउंडर ही होंगे, इसके मेंबर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही अगर कोई मैच है तो वो बताना है।
सही मैच की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओनली सी यहाँ पर जो है करेक्ट है। केशव चंद्र सेन जो हैं ये ब्रह्म समाज से रिलेटेड हैं, ये इससे जुड़े हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसके बारे में, इनके बारे में मतलब सभी के बारे में जो दिए हैं यहाँ पर ऑप्शंस, इनके बारे में देख लेते हैं। वेद समाज की जो स्थापना है केशव चंद्र सेन ने और के श्रीधरलू नायडू ने की थी, तो वेद समाज के बारे में दिया हुआ है वहाँ पर। और सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अग्रणी जो है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसका टाइम भी याद रखेंगे, कभी कभी ईयर भी इनका पूछ लिया जाता है। तो वेद समाज की तो स्थापना इन्होंने की थी, कभी कभी संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं। और तीसरा जो है वो ब्रह्म समाज है, जिसको ब्रह्म सभा भी कहते हैं। 1828 में राजाराम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें देखो ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद भी दिए हैं। स्वामी विवेकानंद जो हैं वो वेद समाज से नहीं बल्कि रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। और ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर कोई सजेशंस हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दिया करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और की प्रैक्टिस सीरीज़ में जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, वो मैं लाइव क्लास करवाऊंगी उसकी। तो ये जो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है ये रिकॉर्डेड ही रहेगी। देखो कुछ लोगों को टाइम वेस्ट लगता है लाइव क्लास में, सो मैं ये वाली जो क्लास है वो लाइव नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, टाइम मतलब ज़्यादा जाएगा। अब प्रैक्टिस सीरीज़ तो हर कोई नहीं देखता है, प्रीवियस ईयर लेकिन हर कोई देखता है, तो प्रीवियस ईयर में टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं रिकॉर्डेड ही इसका कराऊंगी। और प्रैक्टिस सीरीज़ में हम देखेंगे, प्रैक्टिस सीरीज़ का मकसद यही होगा कि हम उसको क्या करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन हम करेंगे उसमें प्रैक्टिस सीरीज़ में, कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और कितना आपको सुधार करने की ज़रूरत है, और मतलब कमियाँ क्या हैं आपकी, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और तो वक्त रहते आप उनको दूर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सीरीज़ का बेसिकली यही मकसद रहेगा। तो कुछ ही दिनों में शुरुआत करने वाली हूँ मैं, बहुत ही अच्छे से हम करेंगे उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें प्रैक्टिस सीरीज़ में। तो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।